अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, आज एक ऐसे मौजू पे बात करनी है जो मुआशी तरक्की के हवाले से है, और चूंकि अभी हमारे यहाँ भी जनरल आसिम मुनीर ने एक फैसिलिटेशन जो अभी कन्वेंशन से, नेशनल कन्वेंशन फॉर फैसिलिटेशन, और उसमें उन्होंने ज़रई इस्लाहात रिफॉर्म्स जो है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से जो बात की, किसानों और अवाम से वो मुखातिब हुए, तो ये काम यहाँ शुरू हुआ है और उससे पहले भी होता रहा है। अभी हम आगे बताएंगे कि हमें क्यों ये क्लिप करना पड़ रहा है। एक खातून है, हमारी दोस्त हैं, दोस्त इन सेंस के ना हमारा एज ग्रुप उनसे मिलता है, ना हमारा कोई, ना मैंने आज तक उनको देखा है, सिर्फ टेलीफोन की दोस्ती है। उन्होंने पता नहीं मेरी किताब पढ़ के या किस तरह मुझे कांटेक्ट किया, और दूसरे हवालों से भी, जो उनके और हमारे कॉमन जो सर्कल था उसके हवाले से भी। तो मुझे गुफ्तगू से बड़ी महज़्ज़ब, बड़ी अच्छी नजर आई, और लिखने पढ़ने में वो हिंदुस्तान से शादी होकर यहाँ आई थी पाकिस्तान, और फिर यहीं रहीं, और हिंदुस्तान के मैगजीन्स में आज भी उनकी जो है वो अदबी जो तख्लीक़ात, पाकिस्तान में तो कभी मैंने देखा कि नहीं शाया हुई, लेकिन हिंदुस्तान के मैगजीन्स में छपती हैं, और वो उसका वहां पर संस्कृत में भी तर्जुमा होता है और कई जबानों में तर्जुमा होकर छपती हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अफसोस का मकाम है कि मैंने उन खातून के नाम से पाकिस्तान के हवाले से कोई काबिल तारीफ जुमले नहीं सुने, कोई एप्रिसिएशन किसी मामले में, किसी फील्ड के लिए नहीं सुनी, सिवाय इमरान खान उनको एक ऐसा बंदा नजर आया कि वो उसके लिए बिल्कुल दीवानी है उसकी। और इमरान खान के जो परफॉर्मेंस है, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, इस वक्त हो क्या रहा है, भुट्टो के साथ क्या हुआ था, ये जो पॉलिटिकल रोमांस में मुब्तला होकर एक कौम किसी एक शख्सियत के पीछे दौड़ पड़ती है, उससे बहुत सारी खराबियां पहले भुट्टो साहब के जमाने में भी पैदा हुई और फिर अब इमरान खान साहब की। अगर इमरान खान साहब की एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, उन्होंने क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वर्ल्ड कप लेकर आए, उसके बाद उन्होंने शौकत खानम जो अपनी वालदा के नाम से कैंसर हॉस्पिटल बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, वो उनके बहुत अच्छे काम थे, और इसीलिए लोगों ने उनको वोट दिया, ये याद रखिएगा। और उनकी जो कैंपेन्स थी, कंटेनर पे खड़े होके, उसमें से अगर गालम गलोच निकाल दी जाए ऑपोजिशन के लिए, तो वो जो बात करते थे कि क्यों वो आना चाहते हैं इख्तिदार में, कि वो कौन से काम करेंगे और बाकी लोग नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा ना, उसमें से अगर गालम गलोच निकाल दें, तो उस वजह से लोगों ने उनको वोट दिए और वो हुकूमत में आ गए। फिर भी क्लियर मेजॉरिटी से नहीं आए, लेकिन उन्होंने आने के बाद, इख्तिदार मिलने के बाद क्या किया, उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। अब आइए हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। ये खातून जो है मुसलसल पाकिस्तान को, मैंने इनके मुंह से कभी पाकिस्तान के किसी राइटर की, पाकिस्तान के किसी बिजनेस कम्युनिटी की, पाकिस्तान के किसी टेक्नोक्रेट की, पाकिस्तान की किसी बिजनेस जो डेवलपमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, किसी की मैंने तारीफ आज तक उनके मुंह से नहीं सुनी। बल्कि वो अक्सर मैंने अब बहुत कम उनके वो देखने, बल्कि किसी हद तक बंद ही कर दिया है, क्योंकि दिल आजारी करती हैं वो बाकायदा अपने दोस्तों के सर्कल, पाकिस्तानी दोस्तों के सर्कल में मेरे लिए लिखती हैं। भाई वो इसाक भैया वजीर खजाना के लिए लिखती हैं, भैया दौड़ गए, भैया भाग गए। फिर फौज के लिए लिखती हैं, फौज ने ये कर दिया, पाकिस्तानी फौज ने वो कर दिया। ये सारी चीजें जब वो करती हैं तो बहुत दिल दुखता है। आप कहिए, आपको कुछ शिकायत है, मैं उनका नाम क्यों नहीं ले रही हूं। मुझे मालूम है कि उनके पर हिंदुस्तान की छाप सोशल सर्कल में और लिटरेरी सर्कल में मौजूद है। मैं नहीं चाहती कि उनका नाम सामने आए तो खामा में उनके पीछे कुछ ऐसी एजेंसीज जो हैं जो सर्विलेंस पे रहती हैं, और अगर वो, और ये मैं क्लियर कर दूं कि वो किसी हिंदुस्तान की किसी सीक्रेट एजेंसी या हुकूमत की एजेंट हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है, इसकी मैं गारंटी कर सकती हूं। लेकिन उनके गुफ्तगू कोई हमारी एजेंसियों के वो लोग सुन लें, जो जाहिल रिपोर्टर रपाटी करने वाले इंस्पेक्टर्स होते हैं, हवलदार होते हैं, आईबी भी उसमें शामिल है और दूसरी एजेंसी, उनको इतने फलसफा और इतनी गहरी चीज समझ में नहीं आएगी। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हर वक्त हिंदुस्तान की तारीफें करती हैं बैठकर, उनकी हर मामले में उनकी तारीफ करती हैं। तो मुझे खौफ आया कि नहीं, ये ना हो कि उस कसूर में उनको, उनके पीछे खामा में और उनकी फैमिली को और उनको डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रही हूं। लेकिन अगर वो मुझे चैलेंज करेंगी या कोई और मुझसे ये कहेगा कि नहीं आप झूठ बोल रही हैं,
تو پھر مجبوراً مجھے ان کا نام سامنے لانا پڑے گا. اینی وے, تو انہوں نے کل مجھے ایک کلپ بھیجا, میں وہ پورا تو نہیں وائرل کر سکتی, لیکن اس معاملے میں ان کی مسلمان ملکوں کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے آگہی میں یہ کہوں گی کہ بالکل زیرو کے برابر ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس کا مقابلہ کس سے کر رہی ہیں. تو پہلے آپ ذرا یہ کلپ ملاحظہ کیجئے. یہ بڑا انٹرسٹنگ, ہم نے انٹرپرنرشپ کلاسز شروع کی, بچوں کو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں ہم نے بزنس کرنا سکھایا. وجے جی, ہم دلی میں 11ویں اور 12ویں کے ہر بچے کو دلی سرکار کی طرف سے 2-2 ہزار روپے دیتے ہیں, اور ہم اس کو کہتے ہیں بزنس کرو, اس 2,000 روپے سے کچھ بزنس کرو. تو وہ بچہ اکیلا بھی کر سکتا ہے, ٹیم بھی بنا سکتا ہے. تو مان لیجئے 5 بچوں نے ٹیم بنائی, تو 5 بچوں کے 10,000 روپے ہو گئے. 5 بچوں کی ٹیم نے ایک ڈرنک بنائی, اس کا نام رکھا مسٹک ڈیٹس. وہ کافی کی طرح ہے لیکن اس میں کیفین نہیں ہے, نیوٹریشس ڈرنک ہے, آئرن ہے اس میں, کافی کیلشیم ہے اس میں. مسٹک ڈیٹس کر کے ایک ڈرنک بنائی. 5 بچوں نے مل کے 10,000 روپے اکٹھے ہوئے. 6 مہینے کے اندر ان بچوں نے 2.5 لاکھ روپے کما لیے 10,000 روپے. پھر جب انہوں نے بڑے بڑے ادیوگپتیوں سے اپنی بات رکھی تو 17,35,000 روپے کا انویسٹمنٹ ان کو مل گیا. ان بڑے بڑے ادیوگپتی 8 بچے اکٹھے ہوئے, 16,000 روپے ان کے تھے. انہوں نے کمپوسٹ بنایا, نئی قسم کا کمپوسٹ, کھاد, اور 10 مہینے کے اندر انہوں نے 65,000 روپے کما لیے بیچ کے. جی محترمہ, یہ جو صاحب فرما رہے ہیں نا کہ وہ انہوں نے بچوں کو جو ہے وہ 2-2 ہزار روپے دیے, پھر وہ بچے جمع ہوئے, 5 بچوں نے 10,000 اور پھر اتنے بچوں نے اتنے ہزار اور پھر اتنے لاکھ, اور انہوں نے اپنی بچوں نے مل کر ایک ڈرنک بنائی, اور ایک کافی سے ایک انہوں نے ڈرنک بنائی جس میں مافن نہیں تھی, جس میں, اور اس کے بعد انہوں نے کوئی یوریا بھی بچوں نے بنایا, اور وہ اس طرح بچے جو ہیں وہ بزنس میں آ گئے بہت چھوٹی عمر سے. یعنی اپنے میٹرک سٹینڈرڈ کے بعد, یا آپ اس کو او لیولز یا اے لیولز کہہ سکتے ہیں, کہ اس کے بعد وہ اپنے بزنس میں آ گئے, اور بے روزگاری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر ظاہر ہے پھر تو ساری دنیا روزگار سے لگ جائے گی, ہندوستان کی پوری آبادی روزگار سے لگی ہوگی, کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. بی بی ایسا تو نہیں ہے نا, ہندوستان میں کتنے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے؟ اب میں آپ کو اس کے پروف دینا شروع کروں تو میرا یہ جو کلپ ہے یہ اس طوالت کا متحمل نہیں ہو سکتا. دوسری بات, آپ کو شاید یہ نہیں معلوم, یہ صاحب جو فرما رہے تھے کہ انہوں نے یہ ماڈل کہاں سے بورو کیا ہے. اب آئیے اس طرف, پاکستان کی طرف پہلے آ جاتی ہوں. آپ گلگت بلتستان جائیے, ناردرن ایریاز میں جائیے, وہاں پر بے شک وہاں حکومت کی جو ہے وہ توجہ کم تھی, صرف وہی جو ہمارے پولیٹیشنز ووٹ لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں, موسٹلی پیپلز پارٹی وہاں سے جیتتی رہی ہے, اور وہ بھی ایک کمیونٹی بیسس پر. لیکن آغا خان کی وہاں پر بے تحاشا این جی اوز کام کر رہی ہیں, بیگم نصرت بھٹو نے وہاں کچھ کام کیا تھا, ان کا لوگ نام عزت سے لیتے ہیں. تو وہاں بھی لوگوں کو امپاور کیا گیا, خواتین کو اور اس عمر کے یوتھ کو, اور وہ بہت کام کرتے ہیں. گلگت بلتستان کے لوگ جب گھومنے پھرنے کے لیے, سیر سپاٹے کے لیے ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں, اسکردو میں, گلگت میں, تو وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کتنی اچھی پروڈکٹس بن رہی ہیں. اب آئیے ایک ایسے ملک کی طرف. سب سے پہلے تو محترمہ, آپ اگر بہت شوق ہے پاکستان کے اپنے دوستوں کو ناراض کرنے اور ان کی دل آزاری کرنے کا آپ کو, تو خدا کے لیے اس کے لیے تھوڑے سے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا جو گلوبل اسٹڈی ہے آپ کی وہ بہت ہی محدود ہے, میں نے کہا نا زیرو کے برابر ہے. آپ فار ایسٹ میں جو مسلم کنٹریز ہیں, ملیشیا جائیے, آپ انڈونیزیا جائیے, ٹرکی جائیے. یہ میں ابھی لو مڈل کلاس اور اسمال اور میڈیم انٹرپرینیور ہی کی بات کر رہی ہوں. اس سے بھی بہت پہلے یہ ماڈل کہاں سے بورو کیا گیا جو یہ صاحب بتا رہے تھے. انہوں نے خیر اس ماڈل کو بھی ٹیڑھا میڑھا کر دیا. اس سے بہت آگے خمینی صاحب کے انقلاب کے 2 سال کے بعد, جب باقی پولیٹیکل گند صاف ہو گیا اور سسٹم چینج ہو گیا, تو اس کے بعد وہ معاشی اصلاحات کی طرف آئے. ایران عراق جنگ اس میں شامل ہے, اور جنگ میں کتنا نقصان ہوتا ہے وہ تو اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے کہ ان کے پاس آئل ہے, آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے, اور گیس ہے, اور ان کی پروڈکٹس بہت اچھی ہوتی تھی, جو فوڈ پروڈکٹس بھی بہت اچھی تھیں جو باہر جاتی تھی.
तो वो न सिर्फ सरवाइव कर गए बल्कि 5 साल के अंदर अंदर वो अपने दोबारा तरक्की के रास्ते पर चल पड़े। अब मैं बताती हूं कि उनका जो बेहतरीन काम था, उन्होंने कहा कि जी ये जो, और उसमें उन्होंने इस्लामी मसला बताया, जो मजहब कहता है, जो शरीयत कहती है, उसमें कोई फिरका वराना, कोई ये नहीं है कि अकीदे के फर्क की वजह से, नहीं, ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी। और उसमें उन्होंने वहां क्या किया था, जहां रेगिस्तान थे और कुछ नहीं पैदा होता था, वो हम बाद में ये मौजू से हट जाएंगे। मादनियात जो होती हैं किसी मुल्क की, नेचुरल रिसोर्सेज जिन्हें आप कहते हैं, हमारे यहाँ जैसे तांबा है और सोना है, दूसरी धातें हैं, गैस है, बलूचिस्तान में जो मिनरल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो जमीन से पैदा होती हैं, ये अवाम की मिल्कियत होती हैं, स्टेट की नहीं। ये पहला जुमला था, मैंने सुना खुमैनी साहब का जब वो जारी होता था उनका फरमान, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वो अवाम की मिल्कियत होती हैं, स्टेट की, रियासत की मिल्कियत नहीं होती वो। लिहाजा अवाम की मिल्कियत है तो इसका जो बेनिफिशियरी है वो भी अवाम को होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी हमारा सबसे बड़ा जो नेचुरल रिसोर्सेज में है वो ऑयल है। तो हर साल जो बच्चा पैदा होगा, अब जब ये रिफॉर्म्स शुरू हुई, उसका ऑयल कार्ड बनेगा। बच्चा पैदा हो, हॉस्पिटल में ही उसका जो कार्ड बनता है, यानी आप बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, उसके साथ ही उसका ऑयल कार्ड भी बनेगा। और 18 साल तक वो तमाम आमदनी जो ऑयल से आती है रियासत को, वो उस साल पैदा होने वाले तमाम बच्चों पर तकसीम कर दी जाएगी और 18 साल तक ये होता रहेगा। और वो जो आमदनी है वो हर साल उस बच्चे के अकाउंट में जमा होती रहेगी। 18 साल के बाद वो अमाउंट उस बच्चे को पूरा दे दिया जाता है कि अब अगर तुम आगे अपनी तालीम जारी रखना चाहते हो तो तालीम जारी रखो। उसके लिए अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए, वो इसमें किसी का कोई एहसान नहीं होगा, ये दिस इज योर राइट, तुम्हारी अपनी चीज थी। अगर तुम कोई रोजगार, कोई बिजनेस करना चाहते हो तो ये अमाउंट तुम्हारे काम आएगा। इसमें 60% तुम्हारा होगा और 40% तुम्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, और वो तुम हर साल बगैर सूद के गवर्नमेंट को उस प्रॉफिट में से वापस करोगे। ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हमें आगे तालीम जो है वो जारी रखनी है। उन्होंने रोजगार की तरफ तवज्जो दी, और रोजगार से मुराद नौकरियां नहीं, उन्होंने कहा कि हम ये काम करेंगे। उन्होंने अपना वो अमाउंट लिया जो उनके अकाउंट में आ चुका था 18 साल की उम्र में, और उनके घर में जो खवातीन थी और दूसरे छोटे बच्चे थे, उन्होंने उनको काम पे लगाया। और आप यकीन कीजिए, फूड प्रोडक्ट से वो लोग शुरू हुए, जिसमें उनके यहां सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो पनीर, ईरान का जो चीज है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं वो, और डेट्स, ड्राई फ्रूट, ये सब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में डालकर, जैसे गुड़ होता है, गुड़ के अंदर, जैसे हमारे यहां पर आप जाएं उधर सवात वगैरह की तरफ, वैलीज वगैरह में जाएं तो वहां पर एबटाबाद में, तो वहां गुड़ के अंदर जो है वो आपको जो है नट्स मिलेंगे, एलमंड्स मिलेंगे सारे। तो इसी तरह वहां पर उन्होंने खजूर के अंदर ये प्रोडक्ट्स बनानी शुरू की। मुख्तलिफ किस्म की जो है ना स्वीट्स जो है, मिठाइयां बनानी शुरू की, चॉकलेट्स, बेहतरीन चॉकलेट्स, केक बनाने शुरू किए। और जो बच्चा अफोर्ड कर सकता था फैमिली की तरफ से भी, अगर मिडिल क्लास है तो वो पैसा प्लस अपने वालिदैन से लिया हुआ पैसा प्लस गवर्नमेंट का वो 40%, उससे उसने एक छोटी 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 मशीनें भी लगा ली घर के अंदर। और इस तरह ये बच्चे जो है ना 25 साल की उम्र में वो एक एस्टेब्लिश्ड बच्चा हो जाता था, एस्टेब्लिश्ड नौजवान हो जाता था, जो अब फिर अपनी फैमिली बनाने की स्टेज पे वो आ जाता है। और वो जो काम उसने 18 साल की उम्र से शुरू किया, वो 7 साल के अंदर इतना ग्रो कर जाता था कि एक अपर मिडिल और मिडिल क्लास की फैमिली बहुत अच्छी तरह अपना न सिर्फ गुजारा कर सकती थी, बल्कि अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम भी दिला सकते थे, अपने दूसरे बिजनेस में वो लगा सकते थे पैसा, उसको इन्वेस्ट कर सकते थे, कोई भी कारोबार कर सकते थे। तो काश मैडम
गुमनाम दोस्त हमारी, हम नहीं नाम ले रहे किसी मसलहत आपके फायदे की वजह से, तो आप खुदा के लिए इसी तरह आप जरा मलेशिया में जाइए, इसी तरह आप टर्की में जाइए। टर्की सारा वो नहीं है जो आप ड्रामों में देखते हैं। अगर आप टर्की का स्लम जाकर देख लें, अगर आप टर्की की लो मिडिल क्लास जाकर देख लें, तो वो लोग क्या काम करते हैं। वो भी 2-4 ड्रामे उन्होंने दिखाए जिसमें उन्होंने टर्की की मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास और पुअर क्लास दिखाई है। वो क्या काम करते हैं, उनकी खवातीन और बच्चे, वो भी देखा करें। ये आप हर मामले में हिंदुस्तान की तारीफ करके हमें क्या बताना चाहती हैं। और साथ में आपने ये जुमला आपने लिखा है नीचे, बड़ा ही मायूब मुझे लगा, बहुत ही। आपने कहा कि हम शर्म से पानी पानी ही होना सीख लें। आप पाकिस्तान में रहती हैं, आपके बच्चे यहां बड़े हुए, जवान हुए, शादियां हुई, आपने बेहतरीन कंपैरेटिवली हिंदुस्तान के मुकाबले में बेहतरीन मुआशी जिंदगी गुजारी, बेहतरीन हालात का आपने सामना किया। और जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो वहां पर तकलीफें पेश आती हैं, आप ऐसी किसी तकलीफ से नहीं गुजरी। उसके बावजूद आप हर वक्त पाकिस्तानियों को शर्म दिलाना चाहती हैं। किस बात के लिए? तो अब मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन फीड की है वो सारे पाकिस्तानियों के लिए, उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए और उन तमाम मुसलमानों के लिए जो अपने आप से शर्माने लगे हैं। क्यों शर्मा रहे हैं? क्यों इतना रिग्रेट्स क्यों है आपको अपने मुसलमान और पाकिस्तानी होने पर? उन चीजों की तरफ नजर डालिए जो दूसरी कौमों के पास नहीं है, सिर्फ मुसलमानों और पाकिस्तानियों के पास है। तो मेरा ख्याल है मेरी पूरी गुफ्तगू के बाद आप अगर शर्म से पानी पानी होना तो सीख लें, मैं तो ये जुमला नहीं कहूंगी, लेकिन आप कोई सबक हासिल करें किसी चीज से, कभी तो करें। इस उम्र में जहां हमारे कब्र में पैर हैं, मुझे नहीं पता आप मुझसे कितनी बड़ी हैं या कितनी छोटी हैं या मेरी हम उम्र है, मैं कभी किसी से एज नहीं पूछती हूं। बहरहाल आप उस एज ग्रुप में हैं, जवान बच्चों की मां हैं, आपको सोचना चाहिए आप ये क्या कर रही हैं। अब मेरी इस जो मालूमात जो आपको मैंने फराहम की है, इसके बाद आप दूसरे मुसलमान मुल्कों की तरफ भी जाइए। पाकिस्तान के आप सवात और एबटाबाद में जाइए, आप ये हाला और ये सिंध के जो इंटीरियर्स हैं, आप बलूचिस्तान के इंटीरियर में जाइए, कितना बेहतरीन काम बच्चे हैंड एम्ब्रॉयडरी और हैंडीक्राफ्ट जो बन रहा है पाकिस्तान का, वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर में ही है, फिर वो आके शहरों में बड़ी दुकानों पर जाता है। उनको देखिए, पाकिस्तान की तरफ देखिए, वहां क्या क्या हो रहा है। आपकी नजर में तो नहीं है ना? मैं तो एग्जीबिशंस पे सैकड़ों दुनिया में जा चुकी हूं, मलेशिया क्या, बैंकॉक क्या, श्रीलंका क्या, बांग्लादेश, इंडिया, हर जगह लोग हमारी प्रोडक्ट्स पर टूट के गिरते हैं। हमारा टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल में जो हमारा हैंडलूम पर जो बनता है कपड़ा, आप यकीन करेंगे कहीं यहाँ जाइए, बनारस में आप जाइए, हैंडलूम्स लगे हुए हैं हमारे टेक्सटाइल जो हैंडलूम पर बन रहे हैं, और वो बाहर इतने महंगे दामों फरोख्त होते हैं। वो कौन बना रहा है? वो छोटे बच्चे और खवातीन, घरों में छोटे छोटे लूम्स लगे हुए, हैंडलूम्स। जाइए बनारस कॉलोनी में, आपको ले, जब भी आप कहेंगी आप आइए, मैं आपको लेकर जाऊंगी। आप देखिए तो सही पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये इतनी खैरपुर में लेके जो जितना बनारसी सिल्क जो है, और पाकिस्तान की बनारसी सिल्क पर इंडिया टूट के पड़ता, जो कि उनके यहाँ प्योर सिल्क उस तादाद में नहीं बनती। साड़ी उनका लिबास है, यहां की साड़ियों पर जान देते हैं वो लोग, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। प्योर रेशम की साड़ी बनाना हिंदुस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता बड़े पैमाने पर, या वो एक्सपोर्ट के लिए बनाता है ये कपड़ा, या फिर वो बहुत ही इलीट क्लास के लिए, या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लोग अफोर्ड कर सकते हैं। वहां पर ये साड़ियां जो हिंदुस्तान में बनती हैं, वो साड़ियां यहां पर अगर आप देख लें जो घरों में बनती हैं, और ड्रेसेस भी, सिर्फ साड़ियां नहीं, उसी फैब्रिक, उसी टेक्सचर के अंदर जो आपका सूट्स बनते हैं, वो आप जाकर देखें जरा कि पाकिस्तान में लोग किस तरह काम कर रहे हैं। और बच्चे हैं छोटे छोटे घरों में जो माओं के साथ बैठ के हैंडलूम के ऊपर काम करते हैं। उनका डिजाइनर आता है, वीवर आता है, उनको समझा जाता है वीविंग के लिए कितना रेशम लगेगा, कितना कॉटन लगेगी, और वो उनको बता के चला जाता है धागा कितना लगेगा। आप क्या कर रही हैं ये? आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर कर लें प्लीज, देखें आप क्या कर रही हैं, और शायद आप को कुछ ख्याल आए। मैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगी कि आप शर्म से पानी पानी होना ही सीख लें, नहीं, मैं ये जुमला आपके लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं आपसे ये कहूंगी कि प्लीज
یہ معلومات جو آپ کو دی گئی ہیں ان کی کنفرمیشن کرنے کے بعد آپ کو اپنے رویے اور اپنے جملوں پر معافی مانگنی چاہیے، پاکستانیوں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے